बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है और उसमें बहुत ही चशमकुशा होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। बहुत कम इंटरव्यू मुझे अपील करते हैं, इस इंटरव्यू ने भी अपील किया, बहुत इस इंटरव्यू ने मुतासर किया। ये इस इंटरव्यू में जो इंकशाफात हुए हैं, जिनके बारे में हुए हैं इंकशाफात, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के बारे में, अपना कंट्रोल टावर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात करता है और वो मीडिया पे करता है, नेशनल मीडिया पे, तो ज़ाहिर है बहुत सोच समझ के करता है ना। ये इंकशाफात मैं आपके सामने रखूँगा। और इससे पहले आपने देखा खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा, उससे पहले आपने देखा, मैंने आपको सुनवाया भी सही, नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कि इमरान खान साहब के प्लान्स क्या थे। नदीम अफजल चंद ने भी बताया आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में कि खान साहब के प्लान्स क्या थे। वो प्लान्स बहुत वाज़े थे, जिसकी वजह से वो तज़ब्ज़ब, वो बेचैनी, वो थरथराहट, वो कपकपाहट, वो वही बेचैनी जो बैठने नहीं दे रही। जी ठीक है ना। तो अब कुछ लोग तहरीक इंसाफ के खुर्रम दस्तगीर साहब के उस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से कैश करवा रहे हैं कि देखें जी, खुर्रम दस्तगीर के मुंह से निकल गया कि हम तो करप्शन की बुनियाद पे नाअहल होने लगे थे, जबकि खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की है वो बिल्कुल टोटली इसके उलट है। वो करप्शन की बुनियाद पे नहीं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो एक फ़ाशिस्ट हैं और वो एक फ़ाशिस्ट रिजीम चाहते थे और वो एक फ़ाशिज़म चाहते थे। उस फ़ाशिज़म की बुनियाद पे वो अपने सिवा किसी को देखना गवारा नहीं करते थे, चाहे उसका ताल्लुक़ कोई नून लीग से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, चाहे कोई मौलाना साहब की, चाहे कोई और जमात। वो सिंगल पार्टी रूल चाहते थे। और किस तरीके से सिर्फ सिंगल पार्टी रूल, इस वजह से वो वही वाली सूरत सारी एक डिक्टेटरशिप चाह रहे थे। उस डिक्टेटरशिप की बुनियाद पे फ़ौज में कौन रहेगा, अदलिया में कौन रहेगा, कैसे कैसे, ये सारे फ़ैसले खान साहब ने एक फ़ाशिस्ट रूलर के तौर पे करने थे। ठीक है ना। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा है। हामिद मीर साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए हैं और हामिद मीर साहब ने आप यकीन कीजिए, आपको लगेगा कि जैसे कोई एक इस तरह की स्टोरी नहीं होती कि एक के बाद एक आप डाट मिलाते जाएंगे और उन डाट्स को मिलाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। मुझे वैसे बहुत ही अपीलिंग लगा है ये इंटरव्यू। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ अपना तहरीक अदम एतमाद वाला, तो उन दिनों वो स्क्रीन पे नहीं थे, ज़ाहिर है उन पे पाबंदी थी, जियो पे नहीं आ रहे थे, उनका प्रोग्राम बंद था। तो वो कहते हैं कि मैं इनके साथ साथ होता था और इस वजह से भी मुझे सारे बातें बता देते थे। वो कहते हैं यार इन्होंने तो नहीं बतानी, मैं ना स्क्रीन पे हूँ, ना मेरा अपना प्रोग्राम है, ना मैं किसी और टीवी पे आ सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पाकिस्तानी अखबारात में उन पे लिखने पे भी पाबंदी थी। वो इंटरनेशनल लिखते थे, कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी भी सही वाशिंगटन पोस्ट में। हम कहते हैं कि इस वजह से ना मुझे ये चीज़ें बता देते थे। और फिर वैसे भी उनके पास टाइम भी बड़ा था, तो उस हवाले से भी वो फिर जो है ना साथ साथ इनके रहते और इनकी मीटिंग्स में भी उस तरीके से और जा के एक से मिलना भी और सारा कुछ वो इसी वजह से बता रहे थे। अच्छा, वो कहते हैं कि जब मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा जी देखें, जब इमरान खान साहब को आप हटाएंगे तो फिर आपको पता तो है कि IMF के साथ उसने बड़ा सख्त मुआहदा किया हुआ है, वो आपको ओन करना पड़ेगा, तो ये सारा मलबा आप पे आएगा। तो मुझे फिर बताया गया कि हामिद मीर साहब, आप देखेंगे कि करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आएंगे कि लोग सब भूल जाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि एंकर ने इस दौरान पूछा कि जी वो देखें ना वो सोने की अंगूठी और घड़ी, और उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, हमें उस वक़्त मुझे बताया गया था, बल्कि सबूतों के साथ दिखाया गया था कि इतने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल कि हम हैरान हो गए। कहते हैं कि वो स्कैंडल अब वो सामने नहीं आए, पता नहीं वो स्कैंडल कहाँ दब गए हैं, ऐसा क्यों किया गया, मुझे ज़ाती तौर पे भी मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक हो गया ना। अच्छा,
अब उसके बाद मीर साहब कहते हैं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ ना, ये अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, ठीक है ना। जब ये शुरुआत हुई, वो कैसे शुरुआत हुई? हामिद मीर साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये ऐसा हुआ कि जरदारी साहब से रब्ता किया गया, यानी पीपल्स पार्टी से, ठीक। और ये रब्ता किया गया कोई पीपल्स पार्टी के किसी ख़ास बंदे से, और वो जरदारी साहब का भी ख़ास बंदा था, और उसके ज़रिए ये रब्ता किया गया। और ये रब्ता हुआ और उनको कहा गया कि देखें जी, आप हमारा साथ दें, हमारे साथ, और आप जो है ना, और नून लीग को हम साइड लाइन करते हैं, और आप हमारा साथ दें, और हम मिल के जो है ना सारा कुछ ये तब्दीली लाएंगे, और ये होगा वो होगा सारा कुछ। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से है। जरदारी साहब ने एक दफ़ा उनको इनकार किया, तो फिर दूसरी दफ़ा उनको पैगाम दिया गया कि जी इस तरीके से है कि ये, फिर जो है ना दूसरी दफ़ा भी उस बंदे को उनको इनकार किया। हामिद मीर साहब के बकौल उस बंदे को जरदारी साहब ने शटअप कॉल दी, ठीक, और अपने साथ यानी कि ताल्लुक़ से पीपल्स पार्टी से भी फारिग कर दिया, ठीक। अच्छा, वो कहते हैं कि वो बहुत ही करीबी इंसान था, लेकिन उनको वो फारिग कर दिया कि दोबारा इधर नहीं आना। तो उसके बाद जरदारी साहब से और बिलावल साहब से डायरेक्ट राब्ते हुए। अब ये बहुत बड़ी बात की है हामिद मीर साहब ने, और वो कह रहे थे कि ये राब्ते इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए हो रहे थे, ठीक है ना, आईबी के ज़रिए। और साथ ये भी कहा है कि इदारों के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स थे, उनके ज़रिए भी हो रहे थे। ये मैं बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में बताऊंगा, कुछ चीज़ें सर के ऊपर से गुजर जाती हैं जब कोई इंटरव्यू सुना भी जाता है। मैंने बहुत ही बिटवीन द लाइंस वो इसको सुन के, तो मैं आपके साथ भी उसी तरीके से शेयर करूंगा, ठीक है ना, सादा अल्फाज में। वो कहते हैं कि कुछ इदारों के अंदर से भी, अब इससे हमने अखज़ भी बहुत कुछ करना है फिर इस इंटरव्यू से। इदारों के अंदर से कुछ लोगों ने राब्ते किए, इंडिविजुअली भी राब्ते किए, ठीक है ना, यानी अफराद ने राब्ते किए। यानी कहने का मकसद उनका ये था कि कंट्रोल टावर या पाक फ़ौज के अंदर से भी उनसे राब्ते हुए। वो बतौर इदारा नहीं हुए राब्ते, बल्कि वो इंडिविजुअल्स ने कुछ। तो इसका मतलब ये है कि हम अखज़ कर सकते हैं कि अंदर भी कुछ ऐसी तकसीम ज़रूर थी कि जिसकी वजह से कुछ बड़े बड़े लोग, ठीक है ना, भले वो पेशावर वाले साहब हों या कोई और हों, ठीक है ना, तो वो राब्ता कर रहे थे, और वो बाकायदा इमरान खान साहब की कैंपेन चला रहे थे। तो आज भी फिर वही लोग मौजूद हैं ना वहाँ पर, कि जिनकी इस तरीके से हमदर्दी भी है, और वो तकसीम उस इदारे के डिसिप्लिन की वजह से सामने ना आए, ये एक अलग बात है, लेकिन वो हमदर्दियाँ तो पूरी हैं। इसी की वजह से तो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनकी इदारों के अंदर आज भी। अच्छा, ये मैंने इस पर एक नहीं मुतादिद वीडियोस मैंने की हैं कि सिर्फ वो इदारा नहीं, बल्कि अदलिया के अंदर से भी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी, मैंने आपको कहा था, बल्कि मैंने नाम तक भी तकरीबन बता दिए थे कि जो लीगल फ्रेटर्निटी, जो ज़राए ने मुझे बताया कि 2 अहम तरीन जजेस, सीनियर मोअज़्ज़ज़ जजेस भी मुबैना तौर पे जनरल बाजवा साहब के पास वो गए और इमरान खान साहब की सिफारिश लेके गए। तो जब मामला यहाँ तक हो तो फिर आपको पता है कि इदारों के अंदर फिर उनकी कितनी हिमायत है आज भी, ठीक। अच्छा, हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये उनसे रब्ता किया गया और जरदारी साहब से, और जरदारी साहब, अच्छा अब आप हैरान होंगे कि जरदारी साहब को इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दी गई, लेकिन फिर उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? ये सस्पेंस है, ठीक हो गया ना। और ये सस्पेंस अगले ही चंद जुमलों में टूटने लगा है, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि ये जो सस्पेंस है ना, ठीक, ये क्यों आखिर जरदारी साहब को कहा गया कि ये, और फिर उसके बाद जरदारी साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया उस इदारे की तरफ, कंट्रोल टावर के कुछ लोगों की तरफ से भी। और ज़ाहिर है वो लोग कोई कप्तान तो नहीं होंगे ना, मेजर तो नहीं होंगे ना, वो कोई ऊपर की लेवल के लोग होंगे ना, उनको भी पहुंचाया गया। और हामिद मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वाकई ये बात ठीक है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी वीडियोस में भी कई दफ़ा कहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो वाशरूम तक भी पूछे बगैर नहीं जाते, तो आखिर ये इदारों के अंदर
तकसीम तो थी जिसने उनका पूरा कैरियर तबाह बर्बाद किया। और वो जनाब इधर वादा करके जनाब इमरान खान साहब जब वो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे पंजाब के, मियाँ साहब ना चाहते हुए भी राज़ी हो चुके थे। जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के बन चुके अपना तकरीबन बन चुके थे, जब वो तब्दीली ज़ाहिर आ रही थी, लेकिन उसको ठुकरा के वो दूसरी तरफ गए, तो कुछ तो मामला था ना, ठीक है ना। तो उसी तरह से वही लोग जरदारी साहब से भी राब्ते में थे, चाहे वो IB के हों, चाहे वो पाक फ़ौज के इंडिविजुअल्स हों, चाहे बाकी लोग हों, तो वो राब्ते में थे। और इनको कह रहे थे कि आपका जो ख्याल है ना, ये मीर साहब कह रहे हैं कि आपका जो ख्याल है कि आप तो इस तरीके से जनाब ये करेंगे वो करेंगे, कोई तब्दीली ले आएंगे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और फिर इलेक्शन हो जाएगा और आप हुकूमत बना लेंगे नून लीग के साथ और ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी आपकी खाम ख्याली है। ना तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है, ना कुछ हो रहा है, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि अप्रैल में, यही अप्रैल जो गुज़र गया, जिस अप्रैल में ये सारी तब्दीली आई, रिजीम चेंज हुआ, जो बहुत ज़्यादा चीखे इमरान खान साहब और आज तक इतने बेचैन हैं कि इमरान खान साहब समेत सारे तहरीक इंसाफ वाले बेचारे टिक के बैठ नहीं सकते, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। उनको नींद में अचानक जो है ना कोई सपने आते हैं और वो डर जाते हैं, उनको सही से वो खाना नहीं खा सकते। ये बेचैनी इस वजह से थी, ठीक है ना। तो वो जरदारी साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि आप शायद ये चाह रहे हैं, इमरान खान साहब अप्रैल में नया आर्मी चीफ तैनात करने लगे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगले इलेक्शन हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, हामिद मीर साहब ने भी कहा और बिल्कुल 100% ये बात सच है, ज़राए भी बता रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में ये इलेक्शन करवा रहे थे। वो क्यों करवा रहे थे? जब आर्मी चीफ भी अपना ला रहे थे तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन क्यों करवा रहे थे? ये भी तो आप जहनी सोच है ना। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा सस्पेंस है कि आखिर जरदारी साहब को ये इतनी ऑफ़र्स जो दी गई, ऑफ़र्स मैं बताता हूँ, फिर भी जरदारी साहब ने इसको कंसिडर नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया है। उसकी क्या वजह है? ये सस्पेंस है, ये अगले ही चंद जुमलों में सस्पेंस ये टूटने लगा है। नवंबर में क्यों इलेक्शन? जब आर्मी चीफ भी अपना ला रहे थे तो फिर नवंबर में क्यों इलेक्शन हो रहा था? भाई नवंबर में इस वजह से इलेक्शन होना था, इलेक्शन करवा के उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी भी लेनी थी। जी, ये भी प्लान में था। आर्मी चीफ अपना आ जाना था। आना किसने था? वही जो आप पारे वाले साहब थे और वो जो पेशावर में हैं, वो उन्होंने आना था। ये अब हर किसी को पता चल चुका है। और उनको ला के और सारा कुछ अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवा के 2/3 मेजॉरिटी गेन करके करना क्या था? आगे बहुत कुछ, क्योंकि उसकी वजह यह है ना, आगे 2023 में टर्म आ रही थी जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की। अब ज़ाहिर है उनको भी फारिग करना था। ठीक, अब समझ तो आप गए होंगे ना, क्योंकि वो इलेक्शन जब उनकी टर्म में होता तो फिर कैसे 2/3 मेजॉरिटी ले सकते थे? फिर कैसे आप इतनी रिगिंग कर सकते थे? फिर कैसे आप इतनी अपनी प्री प्लान्ड और सारा कुछ? तो बताया ये गया कि देखें 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी के जो है ना तरमीम करेंगे। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी के साथ अभी सारी साजबाज हो रही है, अभी सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पूरी टीम मुज़ाकरात कर रही है। ज़रा थोड़ा सा सब्र रखिएगा और ये सारी तरमीम होंगी और 2/3 मेजॉरिटी लेंगे और टोटल हम फिर जो है ना अमेंडमेंट्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और सारा कुछ। तो इस दौरान और फिर ये 10 साला प्लान है। पहले साल जो होगा इमरान खान साहब और फिर दूसरे 5 साले, पहले 5 साले इमरान खान साहब होंगे और फिर दूसरे 5 साले हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे या बिलावल को हम हुक्मरान बना देंगे। ठीक हो गया ना? अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने, जरदारी साहब ने पूछा कि भाई आप इनसे पूछो कि ये किस किस्म की तरमीम चाह रहे हैं। तो जब पीपल्स पार्टी के लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आप तरमीम किस किस्म की करेंगे, आप अमेंडमेंट्स आइन में किस किस्म की करेंगे, तो जब अप्रैल के एंड में या इस तरीके से या मई में स्टार्ट में अगर नया आर्मी चीफ आ जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में और फिर सारा कुछ आप तो अपने हिसाब से करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी भी आ जाएगी। वो 2/3 मेजॉरिटी क्या क्या करेगी, तरमीम आप क्या चाहते हैं?
जब उनसे ये पूछा तो जवाब मिला, और उस जवाब से उन्होंने अखज़ किया और आके जरदारी साहब को बताया कि भाई ये तो बड़ा लंबा और ख़तरनाक प्लान है, ये तो तरमीम नहीं है, ये तो पूरे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को उड़ाना चाहते हैं, ये तो 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए ये तो 18वीं तरमीम को भी उड़ाना चाहते हैं, जिसका आज तक क्रेडिट लेती है पीपल्स पार्टी, और वो बिल्कुल ठीक क्रेडिट लेती है। वो कहती है कि 18वीं तरमीम की बुनियाद पे तो छोटे सूबों को अपने हकूक़ मिले हैं। यही तो है कि आज खान साहब वहाँ पेशावर में बैठ के चरसी टिक्के खाते रहे, उनका कोई नहीं बिगाड़ सका, और बहुत कुछ उनको भी अख्तियारात हासिल हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, तो ये पंजाब हो, ये सारा। और खान साहब ख़ुद कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर तो शहनशाह है, ठीक है ना। तो बात ये है कि उनको अपने जो है ना ग्रास रूट लेवल तक सूबाई अपना खुद मुख्तारी का और जो पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है। तो उनको पता चला भाई ये तो 18वीं तरमीम को भी उड़ाने लगे हैं, और ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उड़ा के उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी तब्दील करके ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उसी दौरान ट्रेंड्स भी चल रहे थे, सदारती निज़ाम। आज किधर गए वो ट्रेंड्स, ठीक है ना। सदारती निज़ाम के बड़े ट्रेंड्स चल रहे थे, बड़ी बहस शुरू हो गई थी मीडिया पर, हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी के दरमियान बहस हो रही थी, कभी किसी के दरमियान, कभी किसी के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और बड़े ट्रेंड्स के सदारती निज़ाम ही इस मुल्क की तकदीर बदलेगा और वही सारा हल है। और ये आपने देख लिया, ठीक हो गया ना। यहाँ तक सदारती निज़ाम के बारे में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े स्टालवार्ड बड़े लीडर भी पूरी कंपेन कर रहे थे। अच्छा, जब ये पता चला ना जरदारी साहब ने फौरी तौर पे, ये है वो सस्पेंस, यहाँ से है वो टर्निंग पॉइंट। क्योंकि आप सोचते होंगे कि जब जरदारी साहब को उस हुकूमत के अंदर भी, और वो जब उनको ये भी बताया गया कि नून लीग को मिल के हम फिक्स करते हैं, लेट्स फिक्स देम, ठीक हो गया ना, और पंजाब में भी उनको हिस्सा मिले, उनको कहा गया कि आप पीटीआई को कुछ सिंध में हिस्सा दे दें, हम आपको मरकज़ में दे देते हैं, और फिर अगला 5 साल बिलावल ख़ुद संभाले, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उस वक्त जो आइन का स्ट्रक्चर होगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद जरदारी साहब ने कहा भाई ये जो गेम प्लान है ना ये बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने फिर बात की मौलाना साहब से, मौलाना साहब से, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब से, या उनसे पहले फिर शहबाज शरीफ साहब से, फिर इन तमाम पार्टियों से। उन्होंने कहा भाई मामला तो ये है कि ये तो ये करने लगे हैं, ये सूरत हाल है। तो उसके बाद आई तहरीक अदम एतमाद, और ख़ुद इदारों को नहीं पता था कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी, बाकी किसी को नहीं पता था। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब के ये फ़लाँ भी हमसे अलग हो गया और ये भी इनसे अलग हो गया, सिर्फ परवेज़ इलाही साहब को नहीं फ़ोन आए, या सिर्फ परवेज़ इलाही को नहीं, MKM को भी आए, बाकी लोगों को, बाप पार्टी को भी आए। ये जो इतना लंबा चला ना कि वो फैसला नहीं कर पा रहे, MKM वाले फैसला नहीं कर पा रहे, काफ लीग नहीं फैसला कर पा रही, फिर उनसे जाके मिलते हैं, फिर वो मुकर जाते हैं, फिर इनसे जाके मिलते हैं, फिर वो मुकर जाते हैं, हर 20 घंटे के बाद एक मुलाकात होती थी, फिर वो मुकर जाते थे। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि इदारों के अंदर से इंडिविजुअल्स उनको फ़ोन करके धमकी दे रहे थे कि आपने इमरान खान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आपने ये छोड़ना नहीं है इमरान खान को। कहते हैं ये वो सारी प्लानिंग थी जो गर्क हो गई है खान साहब की, जिसकी वजह से वो सारी बेचैनी, फिर उसके बाद वो एहतजाज, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की हामिद मीर साहब ने। इसी पर मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा, बातें और भी हैं लेकिन बहुत दिलचस्प। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जब ये आया, जिसको तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च कहा, और ये सारा कुछ ये पूरे का पूरा ड्रामाबाजी की, ये लॉन्ग मार्च, जब वो लॉन्ग मार्च जहाँ आया तो फिर खान साहब ने जब इस्लामाबाद के बाहर पहुँचे तो उनके पास बंदे तो वैसे ही कोई नहीं थे। उन्होंने पूछा फिर वही उनसे, न्यूट्रल से, जिनको वो न्यूट्रल्स कहते हैं, कि अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जी आपकी मर्ज़ी जो करें, क्योंकि हम तो न्यूट्रल्स हैं, हमसे तो आपने पूछा नहीं, ठीक हो गया ना। और ये सारा कुछ। अच्छा हाँ, इस दौरान जनाब
फिर ये हुआ कि जब ये बात चली और ये जब बताया गया कि जनरल बाजवा साहब को शिकवा किया गया, हामिद मीर साहब ने ये भी बोला कि जब जनरल बाजवा साहब के नोटिस में आया, यानी जब इदारे के नोटिस में आया, ज़ाहिर है चीफ ही इदारे का हेड होता है ना, और फिर जो बाकी सारे उनकी अपनी कैबिनेट या कोर कमांडर्स या बाकी सारे, तो जो कहते हैं कि जब ये उनके नोटिस में आया ना, तो और उनको बताया गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आपके लोग तो उधर भी फ़ोने कर रहे हैं, उधर भी फ़ोने कर रहे हैं, उधर भी, तो ख़ुद परवेज़ इलाही ने मान लिया कि मुझे भी फ़ोने आ रही हैं पेशावर से, और ये भी सारा कुछ वो पूरा उनको सब कुछ। उसके बाद इदारे ने एक्शन लिया और उनको भी शटअप कॉल दी कि जी वो ख़बरदार आप भी उसी तरह से न्यूट्रल रहें, किसी में किसी किस्म का ये गैर सियासी हो जाएं और ए पॉलिटिकल हो जाएं, सियासत में दखल अंदाजी न करें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मानना है कि उसके बाद भी वो ताल्लुक़ और अपना मुदाखलत जारी रही। अब कुछ वो जाके इस वजह से ख़त्म हो कि अब बहुत सारा कुछ सख्त एक्शन लिया गया, ठीक है ना, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। तो अब कुछ मुदाखलत कम हुई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हद तक कम हुई है, रिड्यूस हुई है, ना होने के बराबर हुई है अब भी, क्योंकि उसकी वजह कि उम्मीद दम तोड़ गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि जब ये यहाँ पे आए, इन्होंने फ़ोन किया न्यूट्रल्स को कि जी मैं क्या करूं, उन्होंने कहा हमसे को पूछ के आए थे, आपकी मर्ज़ी जो करो, ठीक। राना सनाउल्लाह साहब ने, ये जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा, आपको बड़ा इंतज़ार होगा इस बात का, राना सनाउल्लाह साहब ने पैगाम भिजवाया इमरान खान साहब को कि जी मेरे पास 1500 आंसू गैस के शेल्स हैं, 1000 मैंने रखे हुए हैं पूरे मजमे के लिए, जो होगा ना जुलूस वगैरह या सारा कुछ, या जो आपकी ये रैली होगी, या जिस तरीके से अगर आप आगे आएंगे या बढ़ेंगे या कानून तोड़ेंगे या अपने हाथ में लेंगे, या जिस तरीके से, मैं 1000 वो एक उस मजमे पे मारूंगा, और जो 500 शेल्स हैं ना वो सारे के सारे आपके उस कंटेनर पे मारूंगा। कहते हैं कि बस ये सुनना था कि कंटेनर वापस मुड़ गया। ये है पूरा जिहाद, एप पे आने पूरा इनकलाब, ठीक है ना। ये जिहाद और ये इनकलाब की जो बातें होती रही ना, ये वही सारी की सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ कौम यूथ को चूना लगाने के लिए थी, जो आज भी लगा रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ भाई, जो इस हुकूमत की बात होगी ना, जहाँ तनकीद करनी होगी, मैं राज के करता हूँ, मैं हर हुकूमत पे करता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी की है। जहाँ जहाँ उनकी नालायकी होगी मैं बिल्कुल खुलेआम सरेआम तनकीद करूँगा, बग़ैर को लगी लिपटी रखे। लेकिन आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ मेरे मज़लूम यूथियों, फ़िलहाल चिल करो। यकीन करें, आपको जो भी बंदा चूना लगा रहा है ना कि परसों इमरान खान आ रहा है, या अगले हफ्ते या अगले महीने आ रहा है, अगले साल भी कोई नहीं आ रहा, अब ये आप यकीन कर लें, ये आपको मैं पक्की इतलात दे रहा हूँ। बाकी आपको कल का नहीं पता, कुछ भी होता है। अब तक की जो सूरत हाल है, आज भी जो यूथी आपको चूना लगा रहे हैं, चाहे वो FFL यूट्यूबर हों, मालशिया पालशिया साफ़ी हों, कोई भी हों, या आपके अपनी पार्टी के लोग हों, यकीन करें वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, चलो पार्टी वाले तो ये करते हैं ना, उनको सियासी तौर पर जिंदा रहना होता है ना, वो हर सियासी जमात कहते हैं। बाकी जो यूथी साफ़ी या यूथी यूट्यूबर है ना, वो सिर्फ अपनी रेटिंग और व्यूज़ लेने के लिए आपको चूना लगा रहे हैं। खान साहब की फ़िलहाल लंबी छुट्टी हो गई है, आपको बताऊं, आप चिल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।